नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा आज है। थोड़ी देर में एक्सपो मार्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का करेंगी शुभारंभ। गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम को भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शोधकर्ता जल संरक्षण के विषय में प्रस्तुत करेंगे अपना शोध पत्र। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बढ़ते आगे, सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की गंगा जल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी सिडा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 1:30 बजे 1670 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 2 बजे यूपी सदन में के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है, जिस दौरान सबसे पहले वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे और इसके साथ ही साथ उनके बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यूपी सिडा की परियोजनाओं का शिलान्यास है। दोपहर 1:30 बजे करीब 1670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। दोपहर 2 बजे यूपी सदन के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ग्रेटर नोएडा दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान विशेष कार्यक्रम है, जहां कल उन्होंने बड़ी सौगात डाटा सेंटर की दी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाटर वीक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान शिरकत करेंगी। उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तैयारियां हैं वो परखी गई हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की गंगा जल परियोजना का लोकार्पण है आज। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी सिडा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 बजे करीब 1670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान वो बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं प्रिया से। प्रिया, क्या जानकारी? देखिए, आज ये खास कार्यक्रम निर्धारित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल होंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ी फिलहाल अभी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए उन्नति अभी कुछ ही समय में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाटा सेंटर की सौगात दी थी। जी। आज फिर से एक मिलने जा रही है। देखिए, गंगा जल परियोजना का उद्घाटन करते हुए नज़र आएँगे। वहीं वाटर वीक पार्क के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे प्राधिकरण की 1670 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो देखिए, कहीं न कहीं नोएडा वासियों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि देखिए उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वो जल सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जब जब उनकी जनसभा होती है तो हमने जी। अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर देखने के लिए मिलती है। तो लोग हम्म। काफी उत्साहित भी हैं। और अब कुछ ही समय बचा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो स्वागत करते हुए भी नजर आएंगे, जिसको लेकर देखिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ था। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम यही किया था और अब इंतजार हो रहा है सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद वो राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और फिर आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। जी।
बिल्कुल प्रिया, और आपसे तमाम वो अपडेट भी लेंगे कि आखिर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या खासा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यक्रमों का जिक्र किया जाए, 2 दिवसीय ये दौरा था ग्रेटर नोएडा का, आज आखिरी दिन है। कल जिस तरह से महत्वपूर्ण तस्वीरें आई, आज भी माना जा रहा है कि जो उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। उन परियोजनाओं का जिक्र जरा मनीष आप करिए। निश्चित तौर से उन्नति उन परियोजनाओं का मैं जिक्र जरूर करूंगा। 1670 की परियोजनाएं हैं, करीब 1670 करोड़ की परियोजनाएं हैं। पर उसके पहले एक जरूर बताऊंगा, जिससे कि प्रिया राणा अभी हमारी सहयोगी बताई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बेताब हैं लोग वहां पर। जिस तरह से 12:30 बजे वो संबोधित करेंगे जनसभा को। पर अगर आप पीछे लेके जाता हूँ उन्नति, आपको करीब 5 साल पहले लेके जाऊंगा, तो ये वही नोएडा एनसीआर रीजन था जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आने के लिए लोग तरसते थे, वहां देखने की तरसते थे। माना जाता था जो बतौर मुख्यमंत्री कोई जाता है तो रिपीट नहीं होता है, सत्ता में दोबारा नहीं आता। पर ये मिथक भी तोड़ा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लगातार बैक टू बैक दौरे किए थे, चुनाव के पहले भी गए थे, और चुनाव के पहले जाने पे उनको बताया भी गया था कि एक मिथक है कि नोएडा एनसीआर में अगर कोई बतौर मुख्यमंत्री आता है तो वो रिपीट नहीं करता है, उसको जी। दोबारा सत्ता नहीं मिलती। पर ये कहीं ना कहीं मिथक तोड़ते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री योगीनाथ, और वहां पे रुकते भी नजर आए थे। तो शायद ये उन्होंने बॉन्डिंग बनाई है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के रीजन के लोगों से कि मैं वही मुख्यमंत्री हूं, मैं आपके बीच से आया हूं, आपने मुझे चुना है, और जो भी परियोजनाएं होंगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं, वो किसी और के द्वारा नहीं, मैं खुद आके जनता को समर्पित करूंगा। और आज वहीं पे आप देखेंगे जिस तरह से कल डाटा सेंटर का परियोजना उन्होंने दिया था, सौगात दी थी, आज 1670 करोड़ की परियोजनाएं वहां पे देने वाले हैं। वाटर वीक है जिसमें अभी कुछ देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंचने वाली हैं, उनका स्वागत करेंगे। 12:30 बजे करीब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 1:30 बजे वहां से वो करीब 2 बजे वो निकलेंगे और दिल्ली सदन के लिए, यूपी सदन के लिए प्रस्थान करेंगे। पर जो पूरे 2 दिन का कार्यक्रम रहा है, आप देखेंगे किस तरीके से लगातार उन्होंने समीक्षा भी की है, वहां के अधिकारियों से बैठक भी की है, और लगातार वहां के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे भी कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आए। तो एक बॉन्डिंग बनाने की जरूरत थी। जो पहले नोएडा एनसीआर जो अलग थलग माना जाता था, जिसको बतौर मुख्यमंत्री कोई देखता नहीं था, पूछता नहीं था, जो परियोजनाएं होती थी उनको लखनऊ से उनका शिलान्यास किया जाता था। पर अब बतौर मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और जनता के बीच वहां पहुंच के उनके साथ विश्वास बना के अब उनके साथ उनके बीच में आके उनकी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा मिसाल है, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये पूरे मिथक को तोड़ा है। तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए एक बड़ा दिन है उन्नति। बिल्कुल, और ये आज बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, चूंकि आपको बता दें कि इंडिया वाटर वीक का 7वें संस्करण का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। प्रिया, अगर आज के इंडिया वाटर वीक का 7वें संस्करण की बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है वो हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल संरक्षण को लेकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह से हर देश अपने जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ नीति अपनाता है, किस तरह से पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से इन जल संरक्षण को किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक देश जल संकट से जूझ रहा है, और इसी को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु काफी समय से इसका इंतजार था, उस पर काम भी चल रहा था। तो देखिए नोएडा वासियों के लिए एक सौगात है, उनको एक शुद्ध जल भी मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें आसपास के क्षेत्र, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए। कल अगर हम बात तो एक गांव में बनाया गया है, तो लोग देखिए वहां पर जब वो पहुंचे तो इतनी भीड़ देखने के लिए मिली कि लोग एक अपनी झलक पाने के लिए मुख्यमंत्री की बेताब थे। क्योंकि देखिए जो सपना दिखाया गया था कि यूपी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो देखिए वो सब चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। वहीं हम बात करें तो देखिए उनके साथ जो है नंद किशोर नंदी भी मौजूद थे। वहीं अगर हम बात करें तीनों विधायकों की, नोएडा, दादरी और जेवर, उन तीनों विधायक उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि देखिए नोएडा लगातार विकास की और तरक्की कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें जेवर की, तो वहां पर भी देखिए विशेष चर्चा वहां पर की गई। वहीं साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो है मीटिंग की थी, और अपहरण करने वाली टीम को, जो पुलिस कर्मी थे 11, उनको सम्मानित भी किया गया था। तो देखिए अपने आप जब हमें कोई सम्मान करता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। तो पुलिस उतना ही ज्यादा ध्यान रख रही है आसपास के क्षेत्रों में। अगर हम बात करें तो देखिए एक्सपो मार्ट में अब तस्वीरें देखने वाली होंगी, क्योंकि प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, फोर्स लगाई गई है। अब कुछ ही समय बचा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे
पहुंचेंगे और राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात है वो यही है कि जब वो 1670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जब वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे तो वहां पर एक बड़ा टेंट लगाया गया है। जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहां पर काफी भीड़ जुटने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। और बस अब कुछ ही समय में जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो जो जनता है उन्हीं का इंतजार कर रही है और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इसी के लिए ये खास कार्यक्रम है और सबकी निगाहें जो है इस कार्यक्रम पर लगातार टिकी हुई हैं। ठीक है प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से ये पूरा विशेष कार्यक्रम है और इस दौरान जल को संरक्षित करने पर खासतौर से फोकस किया जाएगा। उसके जो विभिन्न आयाम हैं उन पर भी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय की गंभीरता को देखते हुए जिस तरीके से स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है उसको लेकर विशेष जो है ध्यान अभी से ही दिया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से इसका एक संकेत भी मिल रहा है। निश्चित तौर से उन्नति, देखिए जल संरक्षण की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से न केवल देश की बल्कि आप विदेश की बात करेंगे तो जल संरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी होती रही हैं। 7वां संस्करण है आज और तमाम देश भर के जो तमाम शोधकर्ता हैं उन्होंने जो रिसर्च की हैं वो आज रखेंगे यहाँ पे, उस पर चर्चा होगी किस तरह से जल संरक्षण को लेकर काम किया जा सकता है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं, क्या और सी ऐसी चीज़ है जो नेचुरली रिसोर्स के थ्रू हम जो वाटर रिसोर्सेज है उनको सहयोग के रख सकते हैं। हमने देखा था पहले जिस तरीके से जब सोसाइटीज बनती थी तो उनमें वाटर रिसोर्सेज की चीज़ें उस तरह से नहीं होती थी। अब रेन वाटर रिसोर्सेज को बनाने की तैयारी की गई थी। तमाम जो सोसाइटीज नहीं बन रही उसमें अप्रूवल नहीं होते थे, अब उनको अप्रूवल लिया जाता है कि आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को संरक्षण करने के लिए आपके पास तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और 5 दिन का जो कार्यक्रम चलेगा जिसका शुभारंभ अब से कुछ देर बाद नोएडा में होने वाला है, उसके में अपने जो शोधकर्ता हैं देश विदेश के जो शोधकर्ता हैं जो नई टेक्नोलॉजीज लाए हैं, जो नए शोध पत्र लेके आए हैं उनको वहां पे रखेंगे और उस पर चर्चा की जाएगी किस तरीके से जल संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए, ना कि केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अगर देखेंगे पूरे पृथ्वी में जिस तरीके से जल जो पीने योग्य पानी की अगर हम बात करेंगे तो बहुत कम मात्रा में है, जिस तरीके से जो कंक्रीट का जंगल है वो बढ़ता जा रहा है। उसके तहत जिस तरीके से जल संरक्षण को लेके तमाम डिस्कसेस हुए हैं, चाहे वो नेशनल की बात करें चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी इन लोग को इस चीज़ को लेकर बात होती रही है। तो आज भारत में होने जा रहा है 7वां संस्करण होने जा रहा है और तमाम शोधकर्ता हैं जिन्होंने लगातार इस पर रिसर्च की है वो आज अपनी बात रखेंगे, अपने नए शोध पत्र इस पर रखेंगे और उन पर चर्चा होगी और माना जा रहा है इनमें से कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आएंगी जिसको आने वाले समय में हम प्रैक्टिकली होते हुए देख पाएंगे अपने भारत में जल संरक्षण की तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हुए। उन्नति, बिल्कुल ठीक है मनीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी ज्यादा आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां गुजरात हादसे के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। लोक निर्माण विभाग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं कि सभी पुलों का तत्काल निरीक्षण करें। गुजरात जैसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो, अधिकारियों को निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। और देखिए गुजरात में जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, मोरबी हादसे के बाद से ही लगातार प्रशासन जो है यूपी सरकार खासतौर से अलर्ट हो गई है और इसके लिए अहम निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निरीक्षण की रिपोर्ट भी जल्द तैयार करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से जो पुल हैं उनका तत्काल जांच की जाए, उनकी फिटनेस की जांच की जाए। जो पुल लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, आवागमन उन पर जारी है, उन पुलों को भी क्या मरम्मत की जरूरत तो नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से यूपी सरकार अलर्ट हुई है और जो हादसा गुजरात में हुआ है, मोरबी में हुआ है, वो हादसा उत्तर प्रदेश में कहीं भी ना हो, इसको लेकर एक विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुरूप क्या प्लानिंग की गई है, किस तरीके से जांच होगी, मरम्मत की जरूरत होगी तो उसका क्या प्लान रहेगा, क्या कुछ अपडेट?
देखिए उन्नति, आपको बता दूं कि गुजरात के मोरबी में जो दुखद घटना हुई थी, उसके बाद उसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान लिया था। पीडब्ल्यू मिनिस्टर जितिन प्रसाद को ये आदेश दिए गए थे, तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए थे, जितने भी निर्माणाधीन पुल हों या वो पुल हों जिनकी जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से बने हुए हैं और जिनकी मरम्मत अभी तक समय समय पर होती रही, उसकी रीचेकिंग किए जाए। जो ऐसे पुल हैं जो मल्टी लेवल पुल्स होते हैं, जिसमें ट्रेन और परिवहन की जो यातायात होता है एक साथ होता है, उनकी मरम्मत कराई जाए। जो निर्माणाधीन पुल हैं, क्योंकि देखा गया है कि तमाम जगह घटनाएं, जब दुर्घटनाएं होती है तो निर्माणाधीन पुलों में भी कई चीज़ देखी गई है कि उनकी शटरिंग्स गिर जाती हैं। कहीं ना कहीं बनास की हम जिक्र कर लेंगे, कानपुर के जिक्र कर लेंगे, तो निर्माणाधीन पुल भी गिरते हुए नजर आए। तो उन पुलों की भी जाँच कराई जाए कि वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ें ना हो। साथ ही साथ देखने को आया, जिस लंबे समय के जो पुल आते हैं उनमें बीच में गैपिंग्स आने लगती हैं, उन गैपिंग्स की रिपेयरिंग का क्या है और वो पुल कौन से हैं जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिनकी जो टाइमली जो सर्विसिंग होती है, जो निरीक्षण होता है, उन निरीक्षणों की भी एक रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट बना के जल्द से जल्द शासन भेजा है। और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे किसी चीज़ में अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उस अधिकारी के खिलाफ, उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ और उच्च अधिकारी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। किसी भी तरह के जान माल कोई खतरा हो तो उस चीज़ को रुक के वहाँ का डाइवर्जन करके उस पुल की पहले मरम्मत कराई जाए, उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ऐसे पुल जो निर्माणाधीन हैं या नए बने हैं या फिर बनाने की प्लानिंग की जा रही है या फिर समय जिनका बहुत ज्यादा हो चुका है, इनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है और उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो क्या तस्वीर बयां करती है, ये देखना होगा। मनीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। वहीं पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों को भरने के लिए इंजीनियरों की छुट्टी की रद्द की गई है। पीडब्ल्यूडी में 1 माह तक किसी इंजीनियर को अवकाश नहीं मिलेगा। हर दिन सड़कों के गड्ढे भरने की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री अब तक 12 से ज्यादा जिलों में कर चुके हैं स्थलीय निरीक्षण। तो देखिए किस तरह से सख्त लहजे में निर्देश दिया गया है, किसी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, पीडब्ल्यूडी मंत्री के द्वारा यह साफ कह दिया गया है कि 1 महीने तक किसी भी इंजीनियर्स को अवकाश नहीं मिलेगा। और देखिए जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि नवंबर आखिरी तक उत्तर प्रदेश के जितने भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो, लेकिन अभी तक जो तस्वीर आई, कहीं पर भी ऐसी स्थिति दिखने को नहीं मिली जहां पर गड्ढा मुक्त सड़कें नजर आ रही हो। और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, अब सख्त लहजे में निर्देश दिए गए इंजीनियर्स को। निश्चित तौर से उन्नति, देखिए गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि नवंबर लास्ट तक सारी प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। पर कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो अधिकारी हैं शायद वो इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं या फिर वो सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद आप देखेंगे लगातार स्थलीय निरीक्षण भी करते नजर आए हैं अधिकारियों के साथ। उन्होंने बातें भी की हैं, दौरा भी किया और अधिकारियों की जहाँ होता है पेज भी कसने की बात की जाती है। पर अभी आपको हालिया बता दूं और आज की रिपोर्ट है उन्नति, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है, क्या मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करते नजर आते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी? क्या खुद पीडब्ल्यू मंत्री की बात सुनने से अनसुना करते हैं पीडब्ल्यू अधिकारी? क्योंकि 31 तारीख की कल की जो गड्ढा मुक्त की रिपोर्ट थी, जो सभी मुख्य अभियंताओं को देनी थी, मुख्यालय में भेजनी थी, हर दिन की एक रिपोर्ट होती है, वो कल से लेके अभी तक नहीं भेजी गई है। ये लेटेस्ट अपडेट है अभी का कि वो रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। और आज सुबह 9 बजे का डेडलाइन दिया गया था कि सुबह 9 बजे तक आप एक दिन का पूरा वो भेजेंगे, पर अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट मुख्यालय या मंत्री तक नहीं भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं आदेशों का पतीला पलेता नजर लगाते हुए नजर आते हैं अधिकारी, शायद अनसुना कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार योगी सरकार अपने काम कर रही है, पर जो अधिकारी हैं शायद उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। इसको देखते हुए देखा जाएगा कि जिस तरीके से अभी जितने इंजीनियर्स हैं त्योहारी सीजन से बाहर निकल के आए हैं, बिल्कुल जिस तरह से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और अब खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 3 की हत्या की गई। सपा जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी और मां को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके भर में हड़कंप है। बदायूं के उस हैत के 17 गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए इस ट्रिपल मर्डर से लगातार सनसनी मची हुई है।
बदायूं के थाना उसायत अंतर्गत सथरा गांव में आज सायंकालीन सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुँच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों की शत्रुता स्थानीय एक दूषित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। बदायूं के थाना उसायत अंतर्गत सथरा गांव में आज सायं और अधिक जानकारी के साथ बदायूं से संवाददाता पवन तोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? ये आपको बताते हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना है। तीन एक साथ ट्रिपल मर्डर हुए हैं। बहुत ही कद्दावर नेता थे, सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे थे राकेश गुप्ता जी, उनकी पत्नी और जो माता जी, तीनों की हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही सख्ती बरती है और तुरंत ही जो रात में ही जो 3 अभियुक्त जो नामजद, उनके भाई की तरफ से जो नामजद किए गए थे, 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है अभियुक्त जो अन्य है उसको भी गिरफ्तार किया है। 4 पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए तीन अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। वरिष्ठ पुलिस जी टीम गठित की। सीधा कहना था कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे बदायूं में जो इस समय दहशत का माहौल है कि दिन दहाड़े 3 मर्डर हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। जी बिल्कुल पवन, इसके साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, किस वजह से ये पूरी हत्या की गई? ये पुरानी रंजिश बताई जाती है। जिन्होंने जो है ये हत्या की साजिश की है वो गांव के ही रहने वाले हैं। राजनीतिक वजह रही है हत्या का। चुनाव के समय में जो है कोई उनका जो है मतभेद हुआ है, उसी के पीछे जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। गांव के ही लोग हैं, उनके भाई है, उन्होंने उसकी जो है तहरीर दी है। उन पे जो है मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा। एक अन्य अभियुक्त है, उसे भी जो है जेल भेजा है। जी ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए अब खबर है वाराणसी से, जहां पर श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ जारी हुआ है नोटिस। चौक थाना प्रभारी ने जितेंद्र के खिलाफ जारी किया है नोटिस। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख है जितेंद्र सिंह बिसेन। श्रृंगार गौरी मामले में सीएम को बताया था मुख्य पक्षकार, तो सीएम योगी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का किया था दावा। सीएम योगी को मुख्य पक्षकार बनाने का किया था दावा। तो पुलिस ने 3 दिन के अंदर जितेंद्र सिंह से जवाब मांगा है। खबरों के सिलसिले में बढ़ते आगे एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। लखीमपुर खीरी में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर मतदान होगा। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद सीट खाली हुई थी और इसके लिए खास तौर से अब उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए जो रण है वो तैयार हो चुका है। तो 3 नवंबर को चुनाव है, लेकिन उससे पहले आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। गोला उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी, सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी की जीत होगी। पीएम ने जाति धर्म के आंकड़ों को किया ध्वस्त। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है। लखनऊ से अब खबर, जहां डेंगू मलेरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। स्वाइन फ्लू के करीब 700 केस रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग विशेष तौर पर अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से मरीजों के इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। करीब 700 केस रोजाना स्वाइन फ्लू के सामने आ रहे हैं। वही ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 3 साल से बदमाश फरार चल रहा था, लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। साथ ही ऋतिक रोशन गैंग का सदस्य है। बीटा 2 पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको
पुलिस द्वारा और डेवलप किया गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। सूचना के आधार पर जो थाना बीटा 2 पर 3 साल से फरार एक वांछित अपराधी जिसका नाम आशु उर्फ हरिंदर उर्फ बिट्टू है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, ये पिछले 3 साल से थाना बीटा 2 से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर से 25,000 रुपये का इनाम ऑलरेडी घोषित था। और ये ऋतिक रोशन करके एक गैंग का मेंबर भी रहा है, जो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदातों को जिन्होंने। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना तेतावी थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव की है, जहां दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तेतावी क्षेत्र के एक गांव में दो पक्षों में आपस में कुछ झगड़े की बात प्रकाश में आई थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्य करी है और आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तेतावी क्षेत्र तो देखिए, मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट की है, दो पक्षों के बीच ये मारपीट हुई, इस वजह से इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और शांति भंग करने के मामले में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरीके से पूरा मारपीट का मामला सामने आया है? और देखिए, बड़ी सफलता मिली है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर। देखिए, आपको बता दूं, तेतावी थाना क्षेत्र के एक गांव में ये मामला हुआ था। मामूली बात को लेकर गांव के ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए और भिड़ने के बाद उनकी एक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने इसमें स्वतः ही संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ लोग और चिन्हित किए गए हैं, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन आपका। बढ़ेंगे आगे, कानपुर में नगर के सीमा मऊ बुंदेलखंडेश मंदिर के पास सीवर लाइन का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के घर और गलियों में पानी घुस रहा है, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि पार्षद मोहम्मद आमिर भी इस समस्या से परेशान हैं। तो लोगों के घरों में गंदा पानी घुसा हुआ है। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां बीजेपी ने आगरा और कानपुर निगम चुनाव के बदले प्रभारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर और स्वतंत्र देव आगरा के प्रभारी, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को अब आगरा की जगह कानपुर का प्रभार मिला है। पूर्व राज्य मंत्री रणवीर प्रताप सिंह को सह प्रभारी का प्रभार दिया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कानपुर की जगह आगरा निगम का प्रभार सौंपा गया है। पूर्व विधायक सुरेश तिवारी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने आगरा और कानपुर निगम चुनाव के बदले प्रभारी जो हैं वो बदल दिए हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर और स्वतंत्र देव सिंह को आगरा का प्रभारी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आगरा की जगह कानपुर का प्रभार सौंपा गया है। अब वो आगरा का पूरा प्रभार संभालते नजर आएंगे। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री रणवीर प्रताप सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है उनके साथ। और अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आगरा और कानपुर का जो प्रभार है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को जिस तरीके से बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे प्रधानी के चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर एक चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देती है, लगातार चुनाव मूड में रहती है, लगातार वहाँ की फीडबैक लिया करती है। तो जिस तरीके से अभी हाल ही जो बदलाव किए गए उसमें बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आगरा और कानपुर के नगर निगम चुनाव में प्रभारियों की जो नियुक्ति थी उसमें बदल दी गई है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर के रहेंगे और स्वतंत्र देव सिंह को आगरा की कमान दे दी गई है। पहले ये आगरा की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास थी और उसके बाद कानपुर की जिम्मेदारी थी वो स्वतंत्र देव सिंह के पास थी। इसी के साथ जो प्रभारी हैं उनको अभी बदलाव किया गया है। पूर्व राज्यमंत्री रणवीर प्रताप सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं जल शक्ति मंत्री के साथ पूर्व विधायक जो कि लखनऊ कैंट के विधायक थे सुरेश तिवारी, उनको सह प्रभारी बनाया गया। तो माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से
कुछ दिन ही बचे हैं कि जब ऐलान हो सकता है निकाय चुनाव का। माना जा रहा है कि 18 नवंबर बाद कभी भी इसका ऐलान हो सकता है और दिसंबर माह में ये 4 चरणों में चुनाव हो भी सकते हैं। तो जिससे कि तैयारियां हैं उसे देखते हुए लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है और जो उत्तर प्रदेश का संगठन है वो लगातार दौरे कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है और वहाँ के लोगों से बात कर रहा है। तो जिससे कि फीडबैक मिले होंगे, हो सकता है कि वहाँ पे जो नेता है उनकी जो मांग है वो ज्यादा हो, इसलिए ये बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि आगे आए समय में जिस तरीके से प्रभावित निकली गई है उससे निश्चित किया जाए कि जहां जहां जो 17 महापौर है जिनको जीतने का दावा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें किसी भी चीज में कोई लॉकडाउन ना हो, किसी से कोई पुशबैक ना हो। इसको देखते हुए ये बड़ी नियुक्तियां की गई हैं, ये फेरबदल किया गया है और माना जा रहा है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आगे आने समय में ऐसे और भी बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, मनीष बने रहेगा आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा आज रहने वाला है। थोड़ी देर में एक्सपो मार्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का करेंगी शुभारंभ। गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम को भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शोधकर्ता जल संरक्षण के विषय में प्रस्तुत करेंगे अपना शोध पत्र। तो थोड़ी ही देर में इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, थोड़ी ही देर में इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? कितने वक्त में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी? कब राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए 10 बजे का आधिकारिक समय था, पर माना जा रहा है क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं तो थोड़ा सा समय डिले हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे रहेंगी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल वहाँ पे रहेंगी और 7वां संस्करण जो है उसमें कहीं ना कहीं उनका वो शिरकत करती हुई नजर आएंगी। बहुत अहम भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से वाटर संरक्षण की बात करेंगे, जल संरक्षण की बात करेंगे, जिसमें आज तमाम देश के जो शोधकर्ता हैं वो आएंगे और शोध पत्र रखेंगे जल संरक्षण को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा भी की जाएगी। और माना जा रहा है कि आगे आने समय में इसमें से महत्वपूर्ण कई चीजें निकल के आ सकती हैं, जिस तरीके से जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी जल संरक्षण को लेकर। तो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए विश्व पटल पे, जिससे कि संरक्षण जल संरक्षण की बात हो रही है उसको लेकर 7वां संस्करण आज रखा गया, जिसमें कुछ ही देर में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी, जिनकी अगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी। इसके साथ ही साथ करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता का संबोधन भी करेंगे और करीब 1670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से लाभान्वित करेंगे ग्रेटर नोएडा की जनता को। तो जिस तरीके से हमने देखा था कल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था, आज 1670 करोड़ की जो परियोजना है वो देंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है ये 2 दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से पिछले 5 साल की बात करेंगे, नहीं देखा जाता था, मुख्यमंत्री वहां कोई जाते नहीं थे, बताओ मुख्यमंत्री नहीं आते थे और मुख्यमंत्री वहां जाकर खुद जनता के बीच में इतनी बड़ी सौगात देते नजर आए। तो बहुत बड़ा दिन है और उससे कुछ देर में माना जा रहा है कि किसी भी समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे पहुंच सकती हैं। जी ठीक है मनीष, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। बढ़ते हैं आगे, जहां सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा का दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे सीएम योगी और दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। तो वहीं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की गंगा जल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीसेडा की परियोजनाओं का ये शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:30 बजे करीब 1670 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। दोपहर 2 बजे यूपी सदन के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। तो देखिए ये पूरा विशेष कार्यक्रम सीएम योगी का। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सुबह 10 बजे के करीब एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर सुबह 10:10 पर माना जा रहा था कि एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे, लेकिन देखिए अब 10:30 का वक्त हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि पहुंच चुके हैं एक्सपो मार्ट और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचेंगी, जिनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे।
तो एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त एक्सपो मार्ट में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का करेंगे स्वागत। तो थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी। दोपहर 12 बजे करीब जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की गंगाजल परियोजना का करेंगे लोकार्पण। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी सीडा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ लगातार मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों का जिक्र करें तो कल से लेकर आज तक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। कल जिस तरह से आधुनिक डाटा सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, कहीं ना कहीं एक बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा प्रोजेक्ट रहा है। इसके साथ ही आज भी कई सारी परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा को। अजय, निश्चित तौर से बहुत बड़ा दिन है, न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए बल्कि प्रदेश के लिए। जिस तरीके से 1 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर काम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से जो ट्रिपल ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे, उसमें कहीं ना कहीं यूपी की जो भागीदारी है उसके लिए हर संभव मदद करने की कोशिश करते नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। आज हमने देखा था किस तरीके से कल जिस तरीके से डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था, आज भी लगा था उनके बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हैं कि 10 बजे का कार्यक्रम माना गया था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे और उसके बाद 7वें संस्करण जो जल संरक्षण का है उसमें वाटर वीक में उनका अभिनंदन भी करेंगे। और ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अधिक जानकारी के साथ लगातार प्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, सबसे पहले अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही समय बचा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जो सुबह टाइमिंग बताई जा रही थी वो 10। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं एक्सपो मार्ट में और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी, जिनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। लेकिन देखिए जो आधिकारिक समय था वो 10 से 10 तक का था, लेकिन अब थोड़ा वक्त ज्यादा हो चुका, बस इंतजार है राष्ट्रपति का। और अब बढ़ते हैं आगे, जहां बात करते हैं उपचुनाव की, जहां गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण तैयार है। लखीमपुर खीरी में आज प्रचार प्रसार शाम 5 बजे तक थम जाएगा। 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतदान होने हैं। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की मौत के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं और उसमें सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, क्योंकि बसपा और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। तो देखिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनावी रण में पूरी ताकत झोंक दी गई है और आज शाम 5 बजे तक का समय है जब प्रचार प्रसार किया जाएगा। 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा, क्योंकि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, 6 को मतगणना होगी। लेकिन इससे पहले आपको अपडेट दे दें कि किस तरीके से जो तमाम दिग्गज हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों ही पहुंचे और ये जो पूरा रण है उसको मजबूत करने में अपनी अपनी पार्टियों के लिए जुटे नजर आए। ग्राउंड जीरो पर बड़े बड़े दावे वादे किए गए और इसी सिलसिले में देखिए बड़ी जानकारी, जहां लखीमपुर खीरी में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त रहेगा, जिसके बाद प्रचार प्रसार नहीं होगा और 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतदान होगा। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। उपचुनाव की तैयारियां देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संभाली है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। तो गोला सीट पर चुनाव का रण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। तो लगातार एक के बाद एक बीजेपी के कट्टावर नेता हो या फिर अध्यक्ष हो, लगातार अब पहुंच रहे हैं और इस चुनाव प्रचार को लेकर अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं, चूंकि आज आखिरी दिन है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध, आज चूंकि गोला सीट पर उपचुनाव का रण थम जाएगा, चुनाव प्रचार का रण भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। शायद इसीलिए
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, वो लगातार इस सीट पे अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार वो दौरा भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हैं, उनके साथ करीब आधा दर्जन मंत्रियों का दौरा है पूरे क्षेत्र में। और आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है, आज प्रचार थम जाएगा, इसके बाद 3 नवंबर को चुनाव होगा। तो बीजेपी जो है कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वह हर तरीके से जो जनता है उसके बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाकर, इसी क्रम में कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक जनसभा की थी और जनसभा में अपील की थी कि किसानों का भुगतान, इस क्षेत्र का जो किसान है उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो है गन्ना भुगतान का है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने फोकस किया था कि जो नया पेराई क्षेत्र शुरू हो उससे पहले ही किसानों को भुगतान किया जाए। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, जैसे बाढ़ कटान का मुद्दा, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ कटान को। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर बीजेपी तुरंत तत्काल त्वरित है कि उनका कहना है कि हम इन किसानों की जो ये मुद्दे हैं इनको छुटकारा दिलाएंगे। और इसीलिए बीजेपी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें करीब 16 से 17 मंत्री आज 15 दिन से डेरा जमाए हुए हैं और उनका पूरा फोकस यही है कि क्षेत्र में आम जनमानस को किसी तरीके जो 3 तारीख को मतदान होना है उसको मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाया जाए। ठीक है अवध, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर वाराणसी से, जहां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी आपको अपडेट बता दें, जहां जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। चौक थाना प्रभारी के जितेंद्र के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं वो जितेंद्र सिंह बिसेन। श्रृंगार गौरी मामले में सीएम योगी को उन्होंने मुख्य पक्षकार बताया, मुख्य पक्षकार, और इसी के चलते नोटिस जारी किया गया है। पावर ऑफ अटर्नी देने का दावा किया गया था और इसी के चलते उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बढ़ेंगे आगे। मेरठ में धर्मांतरण कांड पर एसएसपी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। प्रार्थना सभा में जाने के लिए दबाव था, वहीं प्रलोभन से लोग प्रार्थना सभा में गए थे। घर, नौकरी और आर्थिक मदद का लालच दिया गया था। सिर्फ कोशिश की गई थी। इस मामले में 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। साजिश करने वाले अन्य लोगों को खोजा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। धर्मांतरण को लेकर ये पूरा मामला था। तो 400 लोगों का नहीं हुआ धर्मांतरण, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एसएसपी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। कुछ लोगों का उसमें धर्मांतरण कराना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई थी कि लॉकडाउन के समय से कुछ लोगों के द्वारा वहां पर आकर उनको प्रलोभन दिया गया, कुछ आर्थिक सहायता और इस तरह की सहायता देने का वादा किया गया और उसके आधार पे उनसे प्रार्थना सभाएं में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, जिसके आधार पे वो प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो रहे थे और कुछ लोगों का उसमें धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। इस आधार पर थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 9 नामजद लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से पुलिस के द्वारा 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें विवेचना के दौरान 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। इस तरह से कुल 11 लोगों के नाम इसमें आए हैं। ब्रह्मपुरी। और अब खबर बरेली से, जहां बरेली में एक्सीडेंट के आरोपी को पकड़ने आधी रात बिना महिला पुलिस दबिश देने पहुंची। जहां उन्होंने महिला और बेटे के साथ मारपीट की, तो वहीं पुलिस मां और बेटे दोनों को जबरन जीप में बैठाकर ले जाने लगी। आपको बता दें लहूलुहान मां बेटे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो सामने आते ही एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। सारे जो नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको तोड़ा गया। जहां बिना महिला पुलिस कर्मी को लिए गए दबिश दी और साथ ही साथ मारपीट का भी पूरा मामला बताया जा रहा है। ऐसे ले जाए, इसका खत्म वहां पे जाके इतना आजा, वीडियो बना ली मैंने, वीडियो बना ली। इतना आजा, तू बना, हाथ हिला, मेरा हाथ हिला, तू बना। ऐसे ले जाए, इसका खत्म वहां पे जाके इतना आजा, वीडियो बना ली मैंने, वीडियो बना ली। इतना आजा, तू बना, हाथ हिला, मेरा हाथ हिला, तू बना।
तो देखिए, दबिश देने के दौरान किस तरह से पुलिस ने मारपीट की, ये आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो भी लगातार आपको दिखाया। एसएसपी ने दरोगा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और लगातार पुलिस की गुंडागर्दी का ये पूरा मामला है, जहां दबिश के लिए जाते हैं पुलिस और महिला पुलिसकर्मियों को साथ नहीं ले जाते हैं और उसके बाद मारपीट का ये वीडियो सामने आया दबिश के दौरान, जहां मां और बेटे के साथ मारपीट की गई है। और इस पूरे मामले पर देखिए संज्ञान भी लिया गया है कहीं ना कहीं, जहां दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एटा में खाद विक्रेता कृषि खाद के खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दुकानदार किसानों को खाद की एक बोरी 1350 रुपए की जगह ब्लैक में 2000 रुपए की बेच रहे हैं। तो वही किसानों का आक्रोश बढ़ता देख एसडीएम रामायण मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो जांच पर कर ब्लैक करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि खाद अगर ब्लैक में बेची जाएगी तो सरकारी गोदामों पर खाद कैसे मिलेगी। ये सर 1700 रुपये की डीएपी, 300 रुपये की नैनो यूरिया दे रहे थे। हम साहब के पास गए, 2000 रुपए की डीएपी मिल रही थी। जी सर। यहाँ पर एसडीएम साहब आए हैं, क्या जानकारी दी है? एसडीएम साहब आए हैं। जी सर। कितना यानी क्रिप्को गोदाम पर तो डीएपी है नहीं सर। फिर ये प्राइवेट वाले इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? अब ये तो सर ये ला रहे हैं, प्राइवेट में आ रही है, ब्लैक कर रहे हैं लोग, ब्लैक इनमें आ रही है। सरकारी गोदामों को कोई मिल नहीं रही है। ये लोग दे रहे हैं 2000 में, एक संग में ये लगे दे रहे हैं। अयोध्या से अगली खबर, जहां अयोध्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर किशोर की मौत का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद से बसंतापुर के पास स्थानीय ग्रामीणों ने जलालपुर शाहगंज रोड को जाम कर दिया। तो वही मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची और मामला शांत कराने का प्रयास किया गया। अब खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर में मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर लीक होने से आग लग गई और हादसे में करीब 13 लोग झुलस गए। तो वहीं सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। और अब खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा में अजगर के पेड़ पर चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं 15 फीट लंबे अजगर को देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को पेड़ से उतारा। अजगर का वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। पूरा मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी रोड का बताया जा रहा है। अमरोहा में ही एक फैक्ट्री में मजदूर की मौत से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि टीन शेड की छत से गिरकर मजदूर की मौत हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। ललितपुर के धनकुआ में सरेआम पत्थर व्यापारी के साथ तमंचे के बल पर लूट हुई है। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने मैनेजर को गोली मारकर 4,77,000 रुपए लूट लिए हैं और फरार हो गए। तो लूट का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है 4,77,000 रुपए करीब लूटे गए हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मैनेजर को गोली मारी और उसके बाद पैसे भी लूटे गए हैं। तमंचे के बल पर यह पूरी लूट हुई है। पत्थर व्यापारी से 4,77,000 रुपए लूटे गए हैं। किस तरीके से पुलिस रिकवरी कराती है और जो लुटेरे हैं उन तक पहुंचती है, ये देखना होगा। बड़ा ये पूरा लूट का मामला ललितपुर से उजागर हो रहा है, जहां पर पत्थर व्यापारी के घर जाकर व्यापारी को गोली भी मारी गई और गोली मारकर 4,77,000 रुपए करीब लूट लिए गए हैं। तमंचे के बल पर ये लूट की गई है। बेखौफ लुटेरे नजर आए हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में लूट को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ गोली भी चलाई गई है। तो गंभीर ये लूट का पूरा मामला ललितपुर से है, जहां पत्थर व्यापारी के घर पर लूट हुई है, जहां गोली मारकर 4,77,000 रुपए लूट ले गए हैं आरोपी। लगातार उनकी तलाश जारी है। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज है, लूट की धाराएं लगाई गई हैं और आरोपियों की छानबीन में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लेकिन बड़ा अमाउंट देखिए लूटा गया है, 4,77,000 रुपए लूटे गए हैं।
और ऐसे में किस तरीके से इस अमाउंट की रिकवरी होती है ये देखना होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए, इस पूरे लूट मामले में कोई खुलासा हो पाया है अभी? देखिए, हम आपको बता दें कि ये कल का मामला है जहां पर एक पत्थर व्यवसायी का मैनेजर बैंक से पैसा निकालकर जैसे ही अपनी खदान की ओर जा रहा था कि रास्ते में ही बाइक सवार युवकों ने उसको रोका और उससे 4,77,000 रुपए की लूट की। बिल्कुल। और उसके ऊपर कट्टे से फायर किया। अन्य में उसको तुरंत ललितपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तुरंत ही पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए जो लुटेरे हैं उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक आपका। बढ़ेंगे आगे, बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे जहां 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 3 साल से बदमाश फरार चल रहा था, लूट की घटनाओं को अंजाम देता था, साथ ही ऋतिक रोशन गैंग का सदस्य है। बीटा 2 पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसको पुलिस द्वारा और डेवलप किया गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। सूचना के आधार पर जो थाना बीटा 2 पर 3 साल से फरार एक वांछित अपराधी जिसका नाम आशु उर्फ हरिंदर उर्फ बिट्टू है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। ये पिछले 3 साल से थाना बीटा 2 से लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर से 25,000 रुपये का इनाम ऑलरेडी घोषित था। और ये ऋतिक रोशन करके एक गैंग का मेंबर भी रहा है जो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदातों को जिन्होंने अंजाम दिया है। और मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना तितावी थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव की है, जहां 2 पक्षों में किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।